आज के इस वीडियो में संयोजन से संबंधित कुछ कॉम्बिनेशन को देखेंगे और समझेंगे। चूँकि ये एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो संयोजन जो इलेक्ट्रिक चैप्टर का एक हिस्सा है, संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समानांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल और श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं कि कौन सा श्रेणी क्रम होगा और कौन सा समानांतर क्रम यानी पैरेलल होगा। आप चाहे सेल हो या कोई बल्ब हो या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, आप इनको कॉम्बिनेशन करना हो तो हम घरों में इन सब को पैरेलल क्रम में करते हैं। कभी कभार जो बल्ब की लड़ियाँ होती है उन्हें हम समानांतर क्रम में या बल्ब की लड़ियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। घर में अप्लायंसेस को समानांतर क्रम में कॉम्बिनेशन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न जानने के लिए समझते हैं कि कौन सा फ़ायदेमंद होता है, कौन सा नुकसान करता है और कौन कितना बेहतर होता है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? यदि हम रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में संयोजन करें तो पहले एक रेजिस्टेंस बनाएं। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाएं। ये रेजिस्टेंस है, इसका प्रथम छोर और अंतिम छोर है। एक दूसरा रेजिस्टेंस बनाएं और दूसरे रेजिस्टेंस को आप ऐसे उसी प्रकार बनाएं। तो दूसरे रेजिस्टेंस का प्रथम छोर और पहले रेजिस्टेंस का अंतिम छोर को कनेक्ट करें और ऐसे ही एक और रेजिस्टेंस बनाएं और फिर तीसरे रेजिस्टेंस के प्रथम छोर को और दूसरे के अंतिम छोर को कंबाइन करें। ऐसा कॉम्बिनेशन करने से श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होता है और इसे आप चाहें तो सेल से ऐड कर सकते हैं, वोल्ट से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सेल से ऐड कर सकते हैं और इस प्रकार आपका श्रेणी क्रम संयोजन बनता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम श्रेणी क्रम संयोजन में जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं, इसमें हम आमीटर को श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं, जिससे हमें इसकी धारा का माप पता चलती है। यानी आमीटर को हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम यहाँ आमीटर को ऐड कर सकते हैं। आमीटर का सिंबल लें, इसका पॉइंट नोट करें और इसको भी हम श्रेणी क्रम में ऐड कर दें। इससे पता चलेगी कि इसमें कितने करंट प्रवाहित हो रही है। यदि यहाँ भी वोल्ट उपार्जित हो रही है और धारा आई प्रवाह हो रहा है तो यहाँ वोल्ट मीटर आपका इस रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये R3 है। तो इस रेजिस्टेंस से आपका यदि यहाँ से 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है तो R1 से 1 एम्पियर का ही धारा प्रवाहित होगी, R2 से 1 एम्पियर का ही होगी और R3 से 1 एम्पियर का ही होगी। यदि आप आमीटर को यहाँ संयोजित करना चाहें, यहाँ संयोजित करना चाहें या यहाँ संयोजित करें, हर जगह करंट का मान इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरीज में इक्वल दिखाता है। तो श्रेणी क्रम यही होता है। चलिए सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए संयोजन आपका श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने एक सर्किट बनाया जिसमें एक बैटरी लिया, इसका प्लस टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। हमने एक V वोल्ट का बैटरी लिया, इससे प्लस टर्मिनल से धारा का प्रवाह हो रहा है और ये R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध के जगह पर आपके बल्ब, फैन वगैरह हो सकते हैं, जहां V1 और V2 वोल्ट उत्पन्न होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्ट भी अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू ओम नियम के अनुसार। चूँकि हमने ओम के नियम को बताया है, साथ में जो विभवांतर है उसको भी बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आई धारा जो जाती है वह इस सीरीज में हर जगह सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ आई धारा का मान सेम होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। चूँकि रेजिस्टेंस अलग अलग लेने से विभवांतर V1 और V2 उत्पन्न होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा इसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का
क्या होगा, इन प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए इस जो वोल्टेज का मान है, यदि यहाँ 12 वोल्ट हम दे रहे हैं तो यहाँ V1 का मान कुछ अलग होगा और V2 का मान कुछ अलग होगा, लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वल V के बराबर होगा, यानी टोटल जो वोल्टेज होगा वो V1 और V2 के बराबर होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ जो वोल्ट है वो V1 का जो वैल्यू होगा वो ओम के नियम से V=IR होता है। तो चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन है इसीलिए इसमें धारा का मान सेम है, इसलिए धारा का मान I, और प्रतिरोध इस V1 के पास R1 है इसलिए R1। उसी प्रकार इस वोल्ट V2 के पास धारा का मान I और प्रतिरोध R2 है तो R2 होगा, यानी V1 का मान हमें पता चला, V2 का मान पता चला। यहाँ से जब हम पुट करेंगे V1 और V2 का वैल्यू पुट करेंगे तो V जो होगा वो IR1 प्लस IR2 होगा। यहाँ से हम I को कॉमन करेंगे, I को कॉमन करने पर हमें R1 प्लस R2 प्राप्त हुआ। जब इस I को हम डिवाइड में लाएंगे तो V/I होगा और यहाँ R1 प्लस R2 होगा। चूँकि हम इस सीरीज को इन दोनों प्रतिरोधों को हम चाहते हैं कि I का मान भी न बदले, वोल्ट का मान भी न बदले, और इन दोनों प्रतिरोधों को हम संयोजित करना चाहें यानी इसको कंबाइन करना चाहें, तो हमने कंबाइन करके R इक्विवेलेंट नाम दे दिया और इन दोनों प्रतिरोधों को एक बना लिया। I का मान भी सेम, वोल्ट का मान भी सेम, और इस R जो इक्विवेलेंट है इसके लिए हमने ओम नियम लगाया V=IR, यानी R इक्विवेलेंट लिया। यहाँ से R इक्विवेलेंट I को हमने डिवाइड में भेजा और यहाँ V/R जो है R इक्विवेलेंट के बराबर है, तो उसी प्रकार यहाँ हम V/I के स्थान पर R इक्विवेलेंट पुट करेंगे और जो कि R1 प्लस R2 के बराबर होगा। यानी हम यह समझें कि यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो उसका कुल प्रतिरोध जो होगा वह कुल प्रतिरोध जो होगा उन सभी प्रतिरोधों के एडिशन के इक्वल होगा, उन सभी प्रतिरोधों के एडिशन के इक्वल होगा। इसीलिए आप 2 प्रतिरोध हो, 3 प्रतिरोध हो या अनंत प्रतिरोध हो, प्रतिरोधों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए आप श्रेणी क्रम के लिए आप R1 टोटल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ 2 प्रतिरोध था इसलिए R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 था, और जब अनंत होगा तो इसके लिए आप ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने एक सर्किट बनाया, सर्किट में हमने सीरीज क्रम में लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रतिरोध का जो ये टर्म है और जो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, और इस प्रतिरोध का यह पहला टर्म कहलाएगा और दूसरा टर्म कहलाएगा। तो हमने पहले प्रतिरोध का अंतिम टर्म दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्म से ऐड किया है, इसीलिए श्रेणी क्रम संयोजन में है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला का डिस्कशन किया, अभी हमने फॉर्मूला देखा, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा कि R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर होगा, यदि प्रतिरोध अधिक हो तो R3 R डैश के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें श्रेणी क्रम संयोजन है तो हम इसके लिए R इक्विवेलेंट लिखेंगे और R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे। चूँकि इस सीरीज में हमें धारा का मान फाइंड करना है, वोल्टेज 12 वोल्ट दिया गया है, पहला प्रतिरोध R1 का मान 5 ओम दिया गया है, R2 का मान 7 ओम दिया गया है, तो हमें इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है ये ज्ञात करना है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी आपका वोल्ट भी अननोन रहता है, कभी कभी एक प्रतिरोध भी अननोन रहता है, तो आप इसको कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप खुद करना सीख जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर होगा और हम यहाँ 5 ओम और 7 ओम को ऐड करेंगे, 5 ओम और 7 ओम को ऐड करेंगे तो 12 ओम आया। तो हमें धारा का मान निकालने के लिए हम जानते हैं ओम का नियम बताता है, ओम का नियम बताता है V=IR। चूँकि V हमें 12 वोल्ट दिया गया है
तो हम यहाँ 12 पुट करेंगे। आई का वैल्यू निकालना है, आई ज्यों का त्यों रहने देंगे। आर हमें पता चला 12 ओम आया, आर का वैल्यू 12 ओम पुट करेंगे, हम कट करेंगे और आई का जो वैल्यू आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। तो हमें ये पता चला कि इस सर्किट से केवल 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है। और हमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि आप बताओ 5 ओम जो प्रतिरोध है उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम पहले इस सर्किट को चेक कर लेंगे कि सर्किट श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में हो तो हमें धारा का मान जो इस सर्किट के लिए है वहीं इस प्रतिरोध के लिए भी होगा और इस प्रतिरोध के लिए होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा क्योंकि यही चीज़ कन्फ्यूजिंग करने वाला होता है। तो यहाँ आई का जो मान होगा वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। चलिए हम समानांतर क्रम के बारे में समझते हैं कि समानांतर क्रम क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में कुछ नहीं होता है, वैसा ही आप कर सकते हैं। समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि आप सर्किट लें, सर्किट में आप प्रतिरोध का ऐसा सिंबल बनाएं और प्रतिरोध जितना चाहें आप ले सकते हैं। समानांतर क्रम का उपयोग घरों में किया जाता है। हमने 3 R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध लिया। इन तीनों प्रतिरोध को हम समानांतर क्रम में ऐड कर देंगे। समानांतर क्रम में ऐड करने का तरीका आपके पास ये होगा कि तीनों प्रतिरोध का फर्स्ट पॉइंट एक बिंदु पर और अंतिम पॉइंट एक बिंदु पर, यानी सब के सब एक बिंदु पर, इनिशियल और फाइनल भी एक बिंदु पर हो, और इन सबको आप एक बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दें। ये आपका समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसका प्लस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, धारा आई समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो धारा तो यहाँ तक तो आई आएगा। यदि धारा आई प्रवाहित हो रही है यहाँ तक तो आई आता है, लेकिन यहाँ से इसका मान बदल जाता है। क्योंकि तीनों प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध हैं, तो यहाँ जो धारा जाएगी वो मान लेते हैं I1 हो, इसमें जो धारा जा रही है वो I2 हो और इसमें जो धारा जा रही है वो I3 हो। यानी जो धारा है वह धारा गई और इस पॉइंट से कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिवाइड हो गई और पुनः यहाँ आकर धारा आई आती है। तो चूंकि कौन प्रतिरोध कितना धारा का खपत कर रहा है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि समानांतर क्रम संयोजन में वोल्ट का मान इक्वल होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, वोल्ट क्यों होता है? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने बताया था कि समानांतर क्रम में के वोल्टेज को चेक करने के लिए या कोई भी वोल्ट को चेक करने के लिए समानांतर क्रम में जो सीरीज होती है तो हमें उसका वोल्ट चेक करने के लिए हमें समानांतर क्रम का यूज करना पड़ता है। यदि आप R1 के प्रतिरोध को चेक करना चाहें तो आप वोल्ट मीटर का यूज करेंगे और वोल्ट मीटर को आप समानांतर क्रम में संयोजित करना चाहेंगे और वैसा करना होगा तभी आप इसके रियल वोल्ट को ज्ञात कर सकेंगे। तो आप इसे R1 का प्रतिरोध चेक करें, R2 का चेक करें या R3 का वोल्ट चेक करें, आपको समानांतर क्रम में चेक लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को और यहाँ आपका वोल्ट मीटर जो होगा वो ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो जो वोल्ट मीटर होगा वो R1, R2 और R3 सब के लिए सेम शो करेगा। इसीलिए समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान जो होता है हर प्रतिरोध के लिए बराबर होता है और श्रेणी क्रम में धारा का मान हर प्रतिरोध के लिए बराबर होता है। तो चलिए सर्किट से समझते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में हमने 2 प्रतिरोध लिया। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है। चूँकि फर्स्ट प्रतिरोध का प्रथम सिरा और सेकेंड प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक पॉइंट पे है और फर्स्ट प्रतिरोध और सेकेंड प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक पॉइंट पे है और इसको हमने सेल से ऐड किया और इसमें जो हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा I1 और I2 में टूट जाएगी।
I2 धारा इसके साथ जाएगा, इसे आप I1 भी कह सकते हैं और इसे I2 कह दें, R2 है, और फिर धारा I बनकर पुनः सेल में चली आएगी। अब क्वेश्चन आती है कि इन दोनों प्रतिरोधों को यदि हम कंबाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे और इसका रिजल्ट कैसा होगा। क्या यह श्रेणी क्रम जैसा होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये कुछ अलग होगा। इन दोनों प्रतिरोधों को हम इक्वल करना चाहें या इसको एडिशन करना चाहें तो इसके लिए तरीका है। उन तरीका को अब ध्यान देते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो हम इस दोनों प्रतिरोधों को कंबाइन किए और इसको बोले आर इक्विवेलेंट, चूँकि वोल्टेज भी सेम रखना है और धारा का मान भी सेम रखना है। इसके लिए हम अब आई का जो वैल्यू होगा वह टोटल I1 और I2 के बराबर होगा, क्योंकि I1 और I2 टूट गया इस सीरीज में, और I जो होगा वह V/R1 और V/R2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे जो धारा का मान होगा, I1 का मान होगा, वह चूँकि इस सीरीज में टोटल वोल्टेज का मान बराबर है हर प्रतिरोध के लिए, तो वोल्ट का मान तो हमने बराबर लिया, और चूँकि प्रतिरोध R1 है इसलिए V/I लिया। चूँकि ओम के नियम से आप जानते हैं V = I/R होता है, और यहाँ से आप I निकालना चाहें तो I यहीं रखिए और V/R कर दीजिए, इसलिए V/R हो रहा है। तो V/R1 होगा इस I के लिए, और दूसरे I के लिए V/R2 होगा। तो इसके लिए आप यहाँ से V कॉमन करेंगे, V कॉमन करेंगे तो आपका R1 और R2 बचेगा रेसिप्रोकल, और यहाँ से आप I जो इक्विवेलेंट होगा वहाँ से हम बताते हैं आपको। यहाँ आप I में डिवाइड करें V से, और यहाँ R1 R2 बचेगा। अब यहाँ आपको बताते हैं कि इस I के लिए जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो V = IR ओम के नियम के से होगा। V = I इक्विवेलेंट होगा, और आप I का मान निकालें, इसके लिए आपको R इक्विवेलेंट को V के बट्टे में भेजना होगा। तो यहाँ से I का मान जो आया वो V/R इक्विवेलेंट हुआ। तो यहाँ I का मान हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो होगा वह 1/R1 + 1/R2 के बराबर होगा। तो चूँकि यह वीडियो आपको समझाने के मकसद से बनाई जा रही है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही है, तो 2 से 4 मिनट और वीडियो को देखें। चूँकि आप दो प्रतिरोध के लिए बनाई गई है इसलिए R1 1/R2 लिए। यदि प्रतिरोधों की संख्या अधिक हो तो आप ऐसे ही प्लस में आप 1/ और बढ़ाते चले जा सकते हैं, R3 इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। चूँकि सर्किट में दो प्रतिरोध जोड़ा गया है, दोनों प्रतिरोध आपका समानांतर क्रम में है। R1 का मान दिया गया है 4 ओम, R2 का मान दिया गया है 4 ओम। हमें धारा का मान निकालना है, विभवांतर का मान 12 वोल्ट दिया गया है। तो हम जानते हैं जो टोटल विभवांतर है, इन टोटल प्रतिरोध है, इन टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वह 1/R1 + 1/R2 के बराबर होता है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 + 1/4 = एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 2/4, कट करेंगे 1/2, चूँकि R इक्विवेलेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो होगा वह 2 ओम के बराबर होगा। यानी इन दोनों प्रतिरोधों को आप कॉम्बिनेशन करें तो 2 ओम आया, और आपका वोल्टेज का मान 12 वोल्ट दिया गया है, धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप ओम का नियम लगाएंगे, V = IR, V का मान पुट करेंगे 12 वोल्ट, I का मान हमें ज्ञात करना है, I ज्यों का त्यों रहने दें, और R का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का 2 ओम है, सॉल्व करेंगे तो जो धारा का मान आएगा वह 6 एम्पियर आया। तो इससे हमें क्या पता चलती है? इससे हमें यही पता चलता है कि समानांतर क्रम संयोजन जो है वह सही होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिरोध का मान उसमें अधिक होता है, और एक कनेक्शन टूटने से
सबको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, हमारे कंटेंट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।